एक बहुत कमाल का उपन्यास सत्य घटनाओं पर आधारित नॉवेल आया 12th फेल की शक्ल में और उस पर कमाल के फिल्म मेकर विदु विनोद चोपड़ा ने फिल्म बनाई जिसका नाम है 12th फेल। इस कहानी में एक ऐसी बात है कि ये कहानी अनुराग ने लिखी है मनोज के लिए, मनोज की कहानी पर। ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अपना बचपन भी याद आया। सर की टीम ने मुझे कहा कि सर हम आपको इस काम के लिए ना एक एक्स अमाउंट देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट था। मैंने, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा फिल्म मेकिंग सपना है। जिस आदमी के पास 2 मिनट रहने के लिए लोग ज़िंदगी गुजार दें, मुझे कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने मिलेंगे साथ में? फीस तो मुझे देनी चाहिए आपको। मुझे याद है कि सर बार बार बोलते थे कि यार इस देश में संघर्ष ही तो मेन है, संघर्ष तो दुनिया की चीज़ है, इसको हमको ऊपर लेके आना है। मैंने तेरा ज़्यादा काम देखा नहीं है, एक आध चीज़ें देखी हैं मैंने तेरी। वो तूने एक फिल्म की थी कोई गंज वाली, वो देखी, बहुत मेरी बीवी बड़ा तारीफ करती है तेरी। मैंने एक और चीज़ देखने की कोशिश की, क्या है वो, मिर्ज़ापुर, बड़ा ही बेकार। मुझे सर का कॉल आया था 13 मई को कि मेधा शंकर अपने पापा को फ़ोन दीजिए। विदु सर ने बोला, मिस्टर शंकर आपकी बेटी हमारी फिल्म की लीडिंग लेडी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारी ज़िंदगी में, मतलब मेरी ज़िंदगी में अब केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे केवल कहता है कि ये बाकी तो मैं अपने इलाके में तो ठीक पोजीशन पे हूँ। बीच में कोरोना आया और जब कोरोना आया तो तुमको पता है पूरी दुनिया हिल गई थी और उस समय में हम लोग तो परेशान थे अपनी अपनी चीज़ों में और इनका फ़ोन आता था, अरे यार आज क्या सीन लिखा है यार। मैंने कहा कोरोना है यार। अच्छा, गलती से इन्होंने मुझे अपनी उम्र बता दी थी। मैंने यार ये आदमी डर नहीं रहा है कोरोना से। सौरभ और मैं अप्रैल फर्स्ट वीक में अमेरिका में मिशिगन यूनिवर्सिटी गए हुए थे एक सेमिनार के लिए, हम दोनों स्पीकर से वहाँ। तो सुबह सुबह 7 बजे हमने डिसाइड किया कि नाश्ता करने चलेंगे बाहर कहीं। तो हम एक रेस्टोरेंट में गए नाश्ता करने। तो वहाँ की अंग्रेजी अलग तरह की होती है, उसको समझाना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि हमें क्या खाना है। और ये इतने जिंदा दिल आदमी है कि जब साथ होते हैं तो सारी जिम्मेदारी नहीं की होती है। मैं तो बैठ जाता था साथ से, खुद ही बोल के ले आते थे कुछ करके। तो वहाँ एक अमेरिकन लड़की से बात चल रही थी जो काउंटर के उस तरफ थी कि ऐसा कुछ चाहिए, वेज में चाहिए, वी वांट समथिंग इन वेजिटेरियन, ऐसे ऐसे करके। काफ़ी इंग्लिश बोलने के बाद हम लोगों ने अचानक वो बोली, आप दिल्ली से हो? देवियों और सज्जनों, इस बेहद खास ललन टॉप अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत कमाल का उपन्यास सत्य घटनाओं पर आधारित बहुत ही प्रेरक कहानी, चंबल से आने वाले एक बालक की, उसकी एक दोस्त की, उसके अध्यापकों की और उसके कई परिव्रत में आने वाले दोस्तों की। नॉवेल आया 12th फेल की शक्ल में और उस पर कमाल के फिल्म मेकर विदु विनोद चोपड़ा ने फिल्म बनाई जिसका नाम है 12th फेल और जिसका स्लोगन है रीस्टार्ट, कि हार नहीं माननी है और ज़िंदगी में जब भी हमें लगे कि मुश्किलें ज़्यादा हैं तो नए सिरे से शुरुआत करनी है। इसलिए इस ललन टॉप अड्डे में हम लोग असल किरदारों से और उनको और भी ज़्यादा प्रामाणिक ढंग से पर्दे पर पेश करने वालों से बात करेंगे और जिन्होंने इस पूरे जादू को रचा है, विदु विनोद चोपड़ा साहब, हमारे वक्त के जीनियस, उनसे भी बात करेंगे। पहला सवाल आप ही से है, आप तक उपन्यास कैसे पहुंचा और आपका जो मयार है, आपका जो प्रोडक्शन हाउस है जिसने इतनी ब्लॉकबस्टर और इतनी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में रिलीज़ की, तो जिस डेस्क पे रोज़ाना स्क्रिप्ट पहुंच रही हैं और उनको देखने वाली एक पूरी टीम और फिर फाइनली आप, तो आपने कैसे तय किया कि ये कहानी है हिंदुस्तान की जो मुझे सुनानी है? इस कहानी में एक ऐसी बात है कि ये कहानी अनुराग ने लिखी है मनोज के लिए, मनोज की कहानी पर। ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अपना बचपन भी याद आया कि जब मैंने अपने पिताजी से कहा था कि मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ, बम्बई जाऊँगा, तो चांटा मारा उन्होंने सीधा, भूखा मर जाएगा, क्या करेगा, कैसे जाएगा। तो मन में था, पैसे नहीं थे, राडा करके रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स है, वहाँ जाने का मन था। तो 60 रुपीज़ मैंने बचाए विकास और एक प्रोस्पेक्टस मंगाया राडा का, वो अभी तक मेरे पास है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे, ऐसे लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं, सीधा एक
इंटरेस्टिंग मोड पे आता हूँ। मैं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ 1979 में, और पिताजी से मैंने बड़ी खुशी से कहा, नहीं कहानी तो आगे शुरू होती है, तो मैंने उनसे कहा पंजाबी में, पाजी मैं नॉमिनेट हो गया ऑस्कर वास्ते। तो बहुत खुश हो गए, अरे वाह, तो बड़े गले वले मिल गए, कितने पैसे मिलेंगे? मैंने कहा भैया पैसे नहीं है। तो कहते फिर खुश क्यों हो रहा है तू? तो हम वहां से यहाँ तक आप अभी बता रहे हैं, तो जरा जो आप स्टेज पर लालकृष्ण आडवाणी से बहस कर रहे थे उस समय के आईबी मिनिस्टर, वो कहानी भी बताई दीजिए। वो भी तो वो उसके पहले की कहानी है। ऐसे ही विज्ञान भवन में पहला नेशनल अवार्ड मिला था, तो 4,000 रुपये कैश प्राइज लिखा गया था, तो हम बम्बई से आ गए लेने के लिए। तो स्टेज पे थे, बहुत बड़ा स्टेज है विज्ञान भवन, आपने देखा हो। तो उन्होंने पहले तो राष्ट्रपति जी ने वो दिया, पहनाया, वो सब हम नज़र मेरी पैसों पे थी। तो जब मुझे लिफाफा दिया गया तो मैंने देखा कि लिफाफा बहुत पतला है, तो मैंने कहा यार 4,000 रुपये तो मैंने स्टेज पे ही खोल लिया। खोला तो निकालता हूँ, अंदर लिखा हुआ है पोस्टल ऑर्डर इनकैशेबल आफ्टर 7 years। तो अब मैं ऐसा देख रहा हूँ यार ये क्या, अब देख रहा हूँ। तो मैंने फिर आडवाणी जी से कहा कि सर ये पोस्टल ऑर्डर है, तो 4,000 रुपये कैश था। तो कहते ये कैश ही है, आपको 5 साल के बाद, जितने साल के बाद कुछ 8-9 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, ठीक। मैंने कहा नहीं सर मुझे तो कैश चाहिए था, 4,000 रुपये ऐसा हुआ था। बोले पर ये कैश ही है ना क्या? चलिए हो गया, चलिए। हाँ, अब मैं जाने को तैयार नहीं हूं। मैंने कहा नहीं सर। तो ये सब चल रहा है। तो राष्ट्रपति थे, उनको उस वक्त इतनी हिंदी नहीं आती थी, तो इंग्लिश में उन्होंने मुझसे पूछा, इज देयर ए प्रॉब्लम यंग मैन? मैंने कहा सर देयर इज ए बिग प्रॉब्लम। ही हैड सेड 4,000 rupees cash award, he is giving me postal order, so sir I want 4,000 rupees। तो आडवाणी जी कहता है आपको बोला ना। मैंने कहा सर आप रख लीजिए ये। आप 7 साल के बाद 8,000 ले लीजिएगा, मुझे 4 दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा कल आप आइए शास्त्री भवन, वहां देंगे, चलिए। अब मैंने इतने गुस्से में थे कि मैं श्योर था कि कल कुछ मिलने वाला नहीं डांट के सिवा। तो मैंने राष्ट्रपति से कहा सर ही इज कॉलिंग मी ऑन द स्टेज, देयर इज जस्ट यू मी एंड हिम, इफ ही डजंट गिव मी कैन आई कॉल यू? ही इज ए गुड मैन, मिस्टर आडवाणी इज ए गुड मैन। खैर मैं बहरहाल सुबह गया 11 बजे उनके पास। पहली बार मैंने दिल्ली के कॉरिडोर्स देखे और शास्त्री भवन देखा, इतना बड़ा ऑफिस और वुडन टेबल और आडवाणी जी बैठे हुए। जैसे मैं अंदर आया मुझसे कहा अपने पिताजी को फोन लगाइए। हम मैं बहुत चक्का बैठ गया, लगाइए पिताजी को फोन। और बिल्कुल जैसे वो बोलते कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये भारत का भविष्य देख रहा हूं मैं, एक राष्ट्रीय विजेता राष्ट्रपति के सामने विज्ञान भवन में दूरदर्शन पे चल रहा है, खड़ा होकर 4,000 रुपए के लिए लड़ रहा। ये भारत का भविष्य है। लगाइए पिताजी को फोन। तो अब मैंने फोन तो ले लिया, श्रीनगर का वो 9194 होता था उस वक्त। तो फिर मुझे भी थोड़ा गुस्सा, तो आपको पता ही है मेरा। तो मैंने बड़े प्यार से उनसे कहा, पर गुस्से से, कि आपने ब्रेकफास्ट किया है, नाश्ता किया है? तो उन्होंने देखा मुझे, हाँ क्यों? मैंने कहा सर मैंने नहीं किया। तो क्यों? मैंने कहा यार मैंने 1,200 रुपये उधारी ली थी ये नेशनल अवार्ड के लिए, नई शर्ट खरीदी थी, और पहली बार मैं उन दिनों, वो चेयर कार बनी थी एयर कंडीशन, पहली बार जिंदगी में मैं एयर कंडीशन चेयर कार में आया था, क्योंकि मुझे 4,000 मिलने वाले थे। हाँ ट्रेन, तो 3rd क्लास में चलते थे वो, तो एयर कंडीशन था, तो बहुत, और बड़े ऐसे आए थे कि पैसे मिले थे। मैंने कहा सर मेरे पास ये उधार की कमीज है, और मैं जाके क्या कहूँगा वापस उनको कि तुम 7 साल के बाद मेरे से इतने ले लेना। मैंने कहा आप भाषण छोड़ दिए, मेरे 4,000 रुपये दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ राष्ट्रपति के पास। पहली बात उन्होंने मुझसे कही, नाश्ता नहीं किया तुमने? तो तब मैंने आडवाणी जी का वो रूप देखा जो मैं बहुत एडमायर करता हूँ।
तो क्या खाओगे? मैंने कहा अंडा पराठा खाएंगे। उन्होंने फोन किया, अनबिलीवेबल, ही कॉल्ड के ब्रेकफास्ट कराया। अब शॉर्ट में, संक्षिप्त में आगे सुनाता हूँ। अंडा पराठे खाए, उन्होंने मुझे कुछ साइन करके दिया, तो यहाँ गोल्ड डाक थाने में मेरी जिंदगी की पहली कमाई हुई, 4,000 रुपये मिले, और उससे फिर मैं आगे बढ़ा। और ये ऑस्कर की कहानी भी इससे कनेक्टेड है कि जब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ, ना टिकट थी, ना वीजा था, ना पासपोर्ट था, तो जा तो सकते नहीं थे विदेश, सीधा दिल्ली पहुंच गए अडवाणी जी के वहाँ दरबार में, और वो मंडे को ही था, ये 1 हफ्ता पहले कुछ अनाउंस हुआ था। तो मैंने कहा, तो अडवाणी जी ने मुझे एयर इंडिया की टिकट दी, $20 पर डे का भत्ता दिया, और वीज़ा तो नहीं दिलवा सके, पासपोर्ट उन्होंने 6 महीने का विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन 2 दिन में दिलवा दिया। और फिर वो लेके मैं बम्बई पहुंचा। वो वीजे की कहानी बहुत लंबी अलग नहीं, आप बता दीजिए, वो जो बाहर दरवाजे पे खड़ा था व्यक्ति। सैटरडे को मैं पहुंचा वहां बम्बई वीजे के लिए। अब मंडे को ऑस्कर है, तो सैटरडे को तो बंद होता है वो। तो मैं चिल्ला रहा हूं उसको, जो वॉचमैन था वो इंग्लिश में बात करे, नो यू कम मंडे, इट्स क्लोज। और मैं बोल रहा हूँ, यार तू हिंदी में तू कर क्या रहा है इंग्लिश, तू कौन है? वो हो गया झगड़ा, और बहुत जोर से गुस्से में मैं बोलता हूँ। इतने जोर का झगड़ा हुआ कि एक अमेरिकन उतरा, अभी तक मुझे याद है, बहुत पतला सा, बड़ा प्यारा आदमी था, वाइट शर्ट पहनी थी। व्हाट इज गोइंग ऑन? आई सेड सर मंडे देयर इज ऑस्कर्स। तो मुझे देख के कहता है, व्हाट यू हैव टू डू विद ऑस्कर? मैंने बोला आई एम नॉमिनेटेड। उसको लगा पागल है, कहता है कैन यू प्रूव इट? तो मेरे पास पेपर थे सारे, मैंने दिखाए, मैंने कहा ये देखिए मेरी फोटो, गोल्डन पीकॉक मिला, ये मिला। तो मुझे तो वीजा चाहिए, टुडे वी आर क्लोज्ड, इट्स सैटरडे। मैंने कहा सर आज नहीं मिलेगा तो मैं तो ऑस्कर पे जा ही नहीं पाऊंगा। उस जेंटलमैन ने मुझे बिठाया, 1-1.5 घंटे के बाद 3 महीने का सिंगल एंट्री वीजा मुझे मिला, और उस वीजे से और अडवाणी जी की टिकट से मैं ऑस्कर में गया। तो ये, और लास्ट एक बात मैं कहे बगैर नहीं रुक सकता हूं। ऑस्कर में पहनना था कोट, बहुत अच्छा कोट वोट पहनते, कुछ नहीं था। फिर उन्होंने कहा तुम भाड़े का वो ले लो, वो टस्क, हाँ भाड़े का मिलता है। भाड़े के लेने के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा ओके यू कैन वेयर योर नेशनल ड्रेस। यार तू सौरभ वो फोटो कभी ढूंढना यार, मैं कुर्ता पजामा नाइट सूट पहन के ऑस्कर में बैठा, व्हाइट कलर जो होते हैं खद्दर के। तो खैर, इसलिए ये कहानी, गोइंग बैक टू व्हाट आई एम सेइंग, ये कहानी इसलिए मुझे छू गई क्योंकि वो सारे दृश्य जो मैंने अपनी जिंदगी में जिए थे मुझे नजर आए। धन्यवाद। आपने एक कहानी तो अभी पर्दे पर देखी, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने खुद अपनी कहानी के जो अंश सुनाए, अगर आपकी उसमें दिलचस्पी हो, और इफ़ यू गो बाय माय रिकमेंडेशन, एक बहुत कमाल की किताब है अनस्क्रिप्टेड के नाम से, इसमें अभिजात जोशी ने विस्तार से विधु विनोद चोपड़ा से बात की है। यू मस्ट रीड दैट बुक, इट्स अ फैंटास्टिक बुक। और फिर हम डॉल्फिन मोमेंट्स पे आएंगे, वो मेरी डिक्शनरी में आ चुका है। विकास सर, टिपिकल टीवी पत्रकार क्वेश्चन, कैसा महसूस हो रहा है एक्टिंग करके? वर यू नर्वस इन योर फर्स्ट टेक? नहीं, नर्वस तो क्या, मुझे अपने रोल प्ले करना था। ये तो सर ने ऐसा किया, शुरू में प्लानिंग ये थी कोई और प्ले करेगा उस रोल को, तो मेरी भूमिका सिर्फ स्क्रिप्ट कंसल्टेंट एक वर्ड था उसकी थी, जो धीरे धीरे फिर स्क्रिप्ट राइटिंग में भी कुछ कुछ हाथ आजमाए मैंने सर के साथ। ये तो बाद में जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, पहले प्लान था कि फिल्म करजत स्टूडियो में शूट होगी, करजत में एनडी स्टूडियो में शूट होगी, तो हमारी प्लानिंग वही थी, उसको सबने देख भी लिया था। दिल्ली में शूट करने को लेकर सर भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे, मैं भी, कि माहौल पता नहीं कैसा बनेगा। फिर सर ने कहा कि एक बार मैं दिल्ली देखना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए। बोले घूमेगा मेरे साथ? मैंने कहा मैं घूमूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा, तो मेरा घूमना ठीक नहीं रहेगा। तो सर मेरे ऑफिस आए, फिर मास्क लगाया, कैप लगाई, बोले अब कोई पहचानेगा नहीं। मैंने कहा हाँ अब आप जाइए। पर सर तो सर ही हैं, जब चले तो 4 लोग साथ साथ चल रहे थे, और जिस तेवर से सर ने बात की सब समझ गए कोई तो इस ग्रह का आदमी तो नहीं है, किसी और ग्रह का आदमी। तो शाम होते तो सबको आइडिया हो गया था।
तो फिर जब शाम को आए तो मुझे लगा चलो एक दिन की बात है, फिर सर चले जाएंगे, मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। शाम को बोलते हैं, साथ में ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे, बोले यार मज़ा आ गया, जो चमक देखी मैंने आंखों में बच्चों की, उनके पेरेंट्स की, तो अलग ही है, फिल्म यहीं शूट होगी। मेरी तो जमीन खिसक गई। मैंने कहा अब ये फिल्म यहाँ शूट करेंगे तो मैनेज तो हम भी करेंगे कुछ ना कुछ, कैसे करेंगे? बोले क्लासरूम तेरा चलेगा, उसी में शूट करेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ क्लासरूम में अगर एक में गए, बाकी सब में जाएंगे नहीं, बच्चे दंगा कर देंगे। तो फिर हमने वो सब लॉजिस्टिकल इश्यूज किए, लेकिन फाइनली जब अंत में सर ने कहा कि ये तेरा रोल तू ही कर। सर पूछते नहीं है, सर कहते हैं, बताते हैं। वो हमारी जिंदगी में, मतलब मेरी जिंदगी में अब केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे केवल कहता है कि ये कर। बाकी तो मैं अपने इलाके में तो ठीक पोजीशन पे हूँ। तो मतलब एक तो मैं टीचर वैसी क्लास में तानाशाह होता है, ऊपर से मैं अपने जो संस्था है उसका प्रमुख, तो मुझे सब लोग रिक्वेस्ट में बात करते हैं। तो फाइनली मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अब है जो मुझे धमका के बात करता है और सीधे बोलता है कर रहे हैं। तो सर ने कहा कि विकास तेरा रोल तू ही प्ले करेगा। तो हो गया फाइनल उसमें। किंतु परंतु कहाँ था। और कोई एक्टिंग टिप भी दी गई थी? नहीं, सर ने बड़ा मेरे साथ बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि डायलॉग्स मैंने अपने खुद ही लिखे थे। मतलब फिल्म के लगभग 30 सीन के आसपास मैंने लिखे थे शुरू के, और इंटरव्यू का सीन लास्ट में 3 दिन बैठ के लिखा बॉम्बे में। मेरे सीन मैंने खुद ही लिखे थे, लेकिन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये है, शूटिंग जब हो रही थी तो 3 सीन हैं, एक में वो रॉकेट सिस्टम पढ़ाना है, एक में आतंकवाद पढ़ाना है, एक में शुरू की एंट्री वाला सीन है। आतंकवाद वाला सीन शुरू हुआ, मुझे बताया गया था कि ये 13-10 सेकंड का होगा, उसके बाद कट कर देंगे। मैंने ठीक है सर, ये सब तो गवाह है उस मामले के। अब मैंने पढ़ाना शुरू किया, कट ही ना करें। अब मैं आतंकवाद के बाद सोचो अब क्या बोलूं, फिर मैं नक्सलवाद और पता नहीं क्या क्या शुरू किया बोलना। काफी देर बाद बोले एंड कट। तो मैंने कहा सर क्या हो गया था? बोले यार मजा आ रहा था मुझे बहुत मजा आ रहा था। पर ये है कि मतलब मेरी फिल्म मेकिंग का शौक बचपन से था, मेकिंग का, एक्टिंग का तो नहीं था। तो जब सर ने पहली बार मुझे कॉल, मतलब मनोज ने एक बार फोन किया, 2 मार्च 2019 की बात है, कि मतलब उस दिन तो ग्रुप बना, अनुराग मेरे पास आया, मनोज श्रद्धा आए उस दिन पहले। ये बात फरवरी के आसपास की है, 2019 की बात है, कि हम लोग नॉवल प्लान कर रहे हैं और अनुराग ने मोटा मोटा लिख लिया है, हम चाह रहे हैं कि आप उसको एडिट करें। ये काम मैंने आज तक नहीं किया था। मतलब मैं नोट्स एडिट करता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, पर नॉवल एडिट करूँ कभी नहीं किया था, और भूमिका भी लिखी है। तो मैंने कहा अच्छा चलो करते हैं। फिर नॉवल फोटोकॉपी होकर मेरे पास आया स्पाइरल बाइंडिंग में। तो 2 मार्च 2019 को मैंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है 12th फेल। उसमें मैं हूँ, मनोज, श्रद्धा, अनुराग और तरुणा मेरी पत्नी, हम 5 लोग उस ग्रुप में हैं। वो आज भी जिंदा ग्रुप है हमारा, बड़ा जिंदा और जिंदा दिल ग्रुप है, आज भी काफ़ी जिंदा ग्रुप है। तो मैंने उसे पहली फ़ोटो भेजी कि नॉवल मेरे पास आ गया है। फिर मैंने उस पर कई दिन काम किया, भूमिका लिखी, एडिट किया। जब ये आए देखने तो रंग बिरंगा हो गया था नॉवल पूरा, मैंने इतना एडिट कर दिया था। तो तय हुआ था कि कुछ दिन में फिर से सेकंड ड्राफ्ट भेजेंगे, पर ये समझिए कि भेजना ठीक नहीं, सीधे छपवा दिया इन्होंने बाद में एक बार एडिट करके और भूमिका को 50-60% काट के छोटा मोटा करके छाप दिया। उसके 2 साल बाद फिर मनोज ने कहा कि कोविड का समय था, हमारी बात अक्सर होती है मनोज और मैं, मतलब हफ्ते 10 दिन में बात करते ही हम लोग, दोस्त ज़्यादा अच्छे हैं बेसिकली। तो मनोज ने कहा कि सर आपको एक काम के लिए फ़ोन किया है। मैंने कहा बताओ। और काम जब बताए तो उसने कहा कि सर आज शाम को आपसे विधु विनोद चोपड़ा बात करेंगे। तो बोला सर आप कर लेंगे? मैंने कहा यार तुम ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, कर लेंगे, मेरी ज़मीन खिसक के पैर के नीचे। मैंने कहा यार वो तो मेरे आइडियल डायरेक्टर हैं, 3 इडियट्स और मुन्ना भाई तो मेरी प्रिय सीरीज रही हैं। मैंने कहा यार ठीक है। शाम को मेरी ऑनलाइन क्लास थी 8 बजे। तो बोला सर 7 बजे बात करें? मैंने कहा 7 बजे करो। मुझे लगा कि मुझसे कितनी बात करेंगे, 5 मिनट बात कर लेंगे, 10 मिनट बात कर लेंगे। फिर शाम को करीब 5:30-6 बजे मनोज ने फिर फ़ोन किया मुझे कि सर
वीडियो कॉल करेंगे। अच्छा, मैं वीडियो कॉल कभी नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत ही मनहूस टाइप का आदमी हूँ, तो मैं तो सीधा, फिर मैंने कुर्सी वुर्सी सेट की, पीछे को विंडो चेक की कि ठीक से दिखे। तो 7 बजे कॉल हुई। मुझे लगा पहले औपचारिकताएं होंगी कि मैं ये हूँ, आप ये हैं, ऐसे कुछ होगा। सर के अंदर औपचारिकता है ही नहीं, एकदम 1% भी नहीं। जब लोनावला में पहली बार गया फार्म हाउस में, तो हम बैठे हुए थे, हमने खूब गप्पे मारे सर के साथ। तो मुझे बोले, यार लोग मुझे कहते हैं कि तू बड़ा कब होगा, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू ग्रो अप। मैंने कहा वाह। वीडियो कॉल शुरू हुई, पहला सेंटेंस का बोले, अरे यार तू बड़ा अच्छा बोलता है यार। तो मुझे लगा जैसे हम लोग बिछड़े हुए दोस्त हैं बहुत सालों के, और पहली बार तो बात नहीं हो रही। खैर फिर बात शुरू हुई, और होते होते 8 बजे क्लास थी, बात खत्म भी ना हो। बात 8:45 तक चली, करीब 1.25 घंटे। मैंने बीच में मैसेज करके बोला क्लास कैंसिल कर दो, है मेरी, बोलो ज़रूरी बात हो गई कुछ। और फिर मैंने उसके बाद काम करना शुरू किया स्क्रिप्ट पे। कुल मिला के अनुभव बहुत शानदार रहा। सर ने, मतलब मैं ये बात कहनी नहीं चाहिए पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, सर की टीम ने मुझे कहा कि सर हम आपको इस काम के लिए ना एक एक्स अमाउंट देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट था। मैंने, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा फिल्म मेकिंग सपना है। जिस आदमी के पास 2 मिनट रहने के लिए लोग ज़िंदगी गुजार दें, मुझे कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने मिलेंगे साथ में? फीस तो मुझे देनी चाहिए आपको। और फिर अंत में हमारी एक सहमति बन गई। हमने एक टोकन, मतलब सर ने आशीर्वाद के रूप में 101 रुपये दिए, और मैं इतना कृतज्ञ हूँ। मतलब मैं सर से बात कर पाता हूँ, मैंने कितनी बार एडिट के प्रोसेस में, फिल्म राइटिंग में, एक्टिंग में सैकड़ों घंटे गुजारे। इससे बड़ी मेरी उपलब्धि फिल्म की दुनिया में क्या हो सकती है? तो मैं तो सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। चूंकि बार बार किताब का जिक्र आ रहा है और आपने दोबारा, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा इसके अंत में, कि अगर विकास जी विकृति नहीं होते तो ये फिल्म जैसी बनी वैसी नहीं बनती, इसमें तो कोई शक नहीं। ये नॉवेल का सिलसिला कैसे शुरू हुआ अनुराग? शुरू से ही मैं मनोज के साथ था, जैसा आपने देखा भी है। तो मुझे लगा था कि कोई एक ऐसा उपन्यास लिखा जाना चाहिए जिसमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले किसी एक बच्चे की कहानी हो। क्योंकि अनुभव था हमारा उस क्षेत्र का भी, चंबल का, तो वो कहानी लिखना शुरू हुई। 2-3 साल तक लिखते रहे, और फाइनली 2019 में जाकर नॉवल छपा, जैसा विकास सर ने बोला। तो उसके पश्चात एक दिन विनोद सर के यहाँ से, जैसा सर को फ़ोन आया, मेरे पास भी आया कि विनोद सर बात करेंगे। और फिर उसके बाद 4 साल विनोद सर के साथ हम लोग काम करते रहे। विनोद सर के साथ, मैं विनोद सर के पास बात करना शुरू करूँगा। नॉवेल तो छप गया, नॉवेल छप गया, फिल्म भी बन गई। अब आप कम घबराइए थोड़ा। विनोद सर कुछ नहीं कहेंगे, आज अच्छे मूड में। तो 4 साल विनोद सर के साथ नॉवेल के बाद जो स्क्रिप्ट है उस पर काम हुआ। काफ़ी लंबी चर्चाएं होती थी कोविड के दौरान भी। तो कभी कभी लगता था कि मैं जो लिख रहा हूँ मैं, या जो सर, कभी कभी सर को पसंद आता था, कभी नहीं आता था। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूँ, सर को पसंद क्यों नहीं आता? सर बोलते थे यार तू बहुत लंबा लिखता है यार, ये बकवास मत लिखा कर। तो मुझे लगता नहीं, थोड़ा सा अगर सर और ठीक से मेरा पढ़ा हुआ, मेरा लिखा हुआ पढ़ेंगे तो मान जाएंगे कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ, कि सीन आना चाहिए। तो मैं आज सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि जो सीन सर ने मेरे रिजेक्ट किए, अगर वो यहाँ आते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। ये बात मैं भी एक सेकंड जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब हमारा ग्रुप था, सर के साथ हम 4 का ग्रुप था, मतलब अनुराग, मेरा और 2 राइटर्स फिल्म में एक्टिव थे। एक जस्सी है, एक आयुष भी है। तो कई बार क्या होता था कि सर कुछ सीन काटते थे। अनुराग सर से बहुत डरता है। मुझे एक प्रिविलेज है, सर की पूरी कम्युनिटी में मैं अकेला आदमी हूँ जिसने गाली कभी नहीं खाई है, ना सर की डांट खाई है। मतलब अकेले में थोड़ा बोल देते हैं, लेकिन ऐसे ही तो पब्लिकली मैंने आज तक कुछ नहीं खाया। सबके सामने मेरा बड़ा सम्मान रहता है। अकेले में केवल घूर देते, मैं चुप हो जाता हूँ।
तो ये लोग क्या करते हैं अनुराग वगैरह, जब इनको मामला फंस जाता है मुझे बोलते हैं सर आप बोल दो। ऐसी कई सिचुएशंस हुई बीच में। तो डायलॉग्स के मामले में 1-2 सीन्स पे मैं भी बहुत परेशान था। जनरली मैंने सर से जब कहा कि सर ये सीन ठीक नहीं लग रहा, 10 में से 8 सर ने मान लिए तुरंत, 1-2 पे नहीं माना। इंटरव्यू का सीन मैंने लिखा, ये जो सीन आपने देखा 3 दिन लगा के लिखा, सर को भेजा, सर ने खारिज कर दिया। मैंने सर कैसे बोले, गंदा है, एकदम बेकार है। मैंने कहा सर, फिर मैंने समझाया कि इसके पीछे क्या फ्लैशबैक वगैरह सोचा है, तब बोले अच्छा ये सोचा तूने, पहली बार फिल्म वाले की तरह सोचा तूने। तो फिर वे सीन आ गया। लेकिन हमने कल जब मनोज था रात को फिल्म के बाद, कल एक बड़ा अच्छा सा एक स्क्रीनिंग हुई फिल्म की जिसमें सारे हुज हु आए हुए थे, पर हुज हु के साथ दिक्कत है कि वो हंसते भी नहीं है, रोते भी नहीं है। जैसे आज जो माहौल था वो माहौल हम कल मिस कर रहे थे। तो कल उसके बाद जब अनुराग, मनोज, श्रद्धा और मैं घूम रहे थे बाहर, तो हम सब ने एक बात एक्सेप्ट की कि जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कि सर हमारी बात नहीं समझ रहे, अच्छा हुआ कि नहीं समझा। वही सीन सबसे अच्छे बने। जैसे जो फॉर एग्जांपल कई हैं बहुत। एक तो बता दो जो आपको लगता था कि नहीं होना चाहिए पर फिल्म में है। जैसे इंटरव्यू का ही। हाँ, इंटरव्यू का भी है, या शुरुआत के सीन है जो दादी का सीन है, या हमको लगता था कि सर इसमें 2-4 डायलॉग और आने चाहिए, कि ये डायलॉग तो आया, बड़ा कॉमेडी आएगी इसमें। सर ने कहा भाग यहाँ से, चल निकल, बकवास कर रहा है तू। तो मैंने बाद में मान लिया कि मैं बकवास कर रहा था। आप किस साल पैदा हुए अनुराग? मैं उस साल पैदा हुआ जिस साल सर की खामोश आई थी। इसीलिए मैं पूछ रहा था। इसीलिए सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा था। और इसीलिए सर ने बोला खामोश। विक्रांत, आपको क्या सबसे पहले स्क्रिप्ट दी गई होगी ऑफिस में पढ़ने के लिए? नहीं सर, मुझे कॉल आया कि VCF विनोद चोपड़ा फिल्म्स एक फिल्म बना रही है, विनोद सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो पहले तो 10-15 मिनट मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने अपनी बीवी से, शीतल से कहा कि यार ये कोई ऐसे प्रैंक तो नहीं कर रहा है कोई। फिर बाद में सर ने मुझे अपने फार्म हाउस पे बुलाया वजीरबाग में, और मुझे बोला गया था कि आप 1 दिन के कपड़े लेके आइएगा, आप यहीं पे रहेंगे, आप आइए। मैं गया, सर से मिला, 2 मिनट लूंगा, मैं भी बताऊंगा कि पहला एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। तो सर मिले, सर ने कहा कि मैंने तेरा ज़्यादा काम देखा नहीं है, एक आध चीज़ें देखी हैं मैंने तेरी। वो तूने एक फिल्म की थी कोई गंज वाली, वो देखी, बहुत मेरी बीवी बड़ा तारीफ करती है तेरी। मैंने एक और चीज़ देखने की कोशिश की, क्या है वो, मिर्ज़ापुर, बड़ा ही बेकार। और मैं सोचूं कि यार वो तो पूरा देश पसंद कर रहा है, सब बबलू भैया करके फोटो खिंचा रहे हैं। कहते कि मैं दूसरा एपिसोड शुरू किया, देखा ही नहीं गया, मैंने आधे में ही बंद कर दिया। चल खैर, बहरहाल तू एक किताब है, वो किताब पढ़, और इसके ऊपर मैं फिल्म बना रहा हूँ, तू बता तुझे क्या लगता है। मुझे कमरे में भेजा, कहा कि ले पूरा दिन पढ़, कल बता, कल तक बता क्या लगता है। मैं जब किताब पढ़ने लगा तो 4-5 बार ऐसा हुआ, कुछ मुझे 8 या 10 घंटे लग गए वो किताब पढ़ने में, आंसू ही ना रुके। और बड़ा ही डिस्टर्ब सा था, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं एक ऐसी ही सिचुएशन से आता हूं। कुछ ऐसे अनुभव मेरे भी हुए हैं जीवन में जहां पे आर्थिक स्थिति कुछ ठीक थी नहीं। 16 साल की उम्र में काम करना पड़ा, बाय चॉइस नहीं था वो। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था रात के 1-1:30 बजे कि ये फिल्म बनेगी तो इसका हिस्सा तो मैं किसी भी हाल में बनूंगा। और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और आज यहाँ आपके साथ बैठे हैं। मेधा, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जो इन्होंने नहीं कही। मैं अपने स्टडी एरिया में था, दूसरे दिन सुबह जब ये नॉवल पढ़ चुका था विक्रांत, तो मैंने कहा यार पहला सीन है, तेरी उम्र क्या है, इसने बताई,
जो मैं नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा पहली तो 19 साल वो लड़का है, कैसे करेगा? तो सोचा, मैंने कहा कैसे करेगा, तो ये वहीं ज़मीन पे एकदम चाइल्ड पोज में आ गया। जो पहला शॉट है फिल्म का, जो आसमान से आप, बिल्कुल वैसे इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई और ये बिल्कुल 18-19 साल के लड़के की तरह बैठ के लिखने लगा। 1 मिनट लगा मेरे को ये कहने में, सोचने में कि ये बहुत ग्रेट एक्टर, यही बनेगा मनोज, ये मैं बता रहा हूं। और वो पहला शॉट फिल्म का एग्जैक्टली वही है। जब ऊपर से आता है वो ऐसे ही बैठ के, आप देखिए वो चीटिंग के नोट्स बना रहा है, वो एग्जैक्टली जो इसने कई साल पहले मेरे वहाँ किया था। और इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमने कुछ बजट रखा था, जैसे विकास सर के लिए रखा था, मेकअप के लिए रखा था, उसके मेकअप के लिए और डिजिटाइजेशन के लिए, कि ये इतनी उम्र से इतनी उम्र जाएगा तो स्किन पे काम करना पड़ेगा। हमने बहुत हर फिल्म में किया। ये लड़का गया 3 महीने से पहले, 1 साल रिहर्सल की, फिर शूटिंग से 3 महीने पहले सब काम छोड़ दिया। 8 या 11 किलो इसको पता हुआ कितना इसने लूज किया। और फिर चंबल में गया, वो गांव में महीना पहले, 15 दिन पहले स्किन इसने, वो सूरज की रोशनी में लेटा रहा, पूरी स्किन इसने बर्न की। तो इसके चेहरे पे बिल्कुल मेकअप नहीं है। और पिक्चर के एंड तक 8 किलो गेन किया। और जब लास्ट सीन में आता है तब इसकी स्किन ठीक है और इसने एक्चुअली गेन किया कुछ। देयर इज जीरो डिजिटाइजेशन एंड आई वांट टू से दैट क्लियरली। या मेधा। तो मैं कुछ साल से बॉम्बे में हूँ। मैं नॉर्मल अपने ऑडिशंस दे रही थी, थोड़ा बहुत जो काम था वो कर रही थी। तो मुझे जनवरी में 2022 में कास्टिंग एजेंसी से कॉल आया था कि एक ऐसी फ़िल्म है और एक ऑडिशन है, उसके लिए आप आ जाइए। तो मैंने ऑडिशन दिया। तब मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था फ़िल्म के बारे में। और उसके ऑडिशन के कुछ 2 हफ्ते बाद मुझे कॉल आया था उनसे कि विदु विनोद चोपड़ा आपका स्क्रीन टेस्ट करना चाहते हैं। तो मुझे तो ऐसा घर में बैठ के ऑल इज़ वेल मैं कर रही थी कि घबराना नहीं है, प्रेशर अभी मत लो, दे दो ऑडिशन, फिर देखेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। फिर मेरी पहले सर से जूम कॉल पे बात हुई थी, जिसमें उन्होंने पूछा था आप अपने बारे में बताइए और ये सब, ताकि थोड़ा हाय हेलो का वहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। फिर हम 9 फरवरी को मैं मिली थी विधु सर से, विक्रांत से, पूरी टीम से पहली बार जब मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था। 2 बड़े सीन्स हमने करे थे और मैंने सर से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे सीन के बारे में, उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे समझा दिया था। और मैं रूम मुझे दिया गया था और मैं वहाँ पे वही डीप ब्रीदिंग करी थी कि चलो घबराना नहीं है, सब ठीक से हो जाएगा। फिर मैंने ऑडिशन शुरू हुआ और मैंने कुछ फर्स्ट टेक दिया और उसमें मैंने कुछ इम्प्रोवाइजेशंस करे थे, कुछ लगभग 1-2 पैराग्राफ्स कुछ ऐड करे थे मैंने रिस्क लेके कि चलो, क्योंकि बिकॉज इट्स ऑलवेज अ रिस्क। तो वो जब टेक हुआ तो सर बड़े खुश थे और मुझे था कि अभी कहीं सर बोल देंगे कि ये सब नहीं करना, जो लिखा है वही करो। बट सर बहुत खुश थे, उन्होंने बोला था नहीं ये बहुत अच्छा आपने जो किया है आप यही करिए। तो मुझे लगा चलो सब ठीक चल रहा है। और ऐसे करके हमारा दूसरा सीन भी हुआ और थ्रू आउट मुझे ऐसा लग रहा था कि सर खुशी लग रहे हैं, शायद मैंने कुछ तो ठीक ठाक कर दिया है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। और फिर सर ने मुझे बोला था कि आपका फ़ोटो शूट करेंगे हम और अभी बाकी टेस्ट चलेंगे, हम आपको बताएंगे। और उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि परिणीता के लिए विद्या बालन के हमने 26 टेस्ट करे थे। तो मैंने बोला सर आप 26,000 टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि अगर विद्या बालन के 26 टेस्ट हैं तो आप मेरे पता नहीं कितने, अब मैं रेडी हूँ सर। तो ही लाफ्ड एंड मैंने कहा ठीक है सर, फिर मैं जाती हूँ और मैं चली गई घर। उसके बाद फिर मेरा फ़ोटोशूट के लिए कॉल आया था, फ़ोटोशूट हुआ। उसके बाद मेरा 1 महीने बाद, क्योंकि सर शायद बाहर गए थे काम से, उसके बाद मुझे कॉल आया सेकंड टेस्ट के लिए और वो सेकंड टेस्ट हुआ। और उसके बाद मुझे सर ने बोला था 1 हफ्ता लगभग के बाद हम आपको बता देंगे जो भी है। और थ्रू आउट सर ने मुझे बोला था आप फ्रंट रनर हैं और ये है, बट मुझे पता था बड़े ऑडिशंस चल रहे हैं पूरे देश, मुझे पता था ये बात। और मेरे एजेंट बार बार मुझे कॉल करके बताते थे। मैंने बोला आप मुझे नहीं सुनना है मुझे अब मत बताइए कौन लोग ऑडिशंस दे रहे हैं।
और मैं शायद वो सेकंड टेस्ट के बाद एक बार ही ऐसा हुआ, मैं हल्का सा घबराई थी कि यार इतना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज़ मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि यार ये मुझे लग रहा है ये मेरी किस्मत का है। तो फिर मुझे सर का कॉल आया था 13 मई को कि मेधा शंकर अपने पापा को फ़ोन दीजिए, और उन्होंने बोला स्पीकर पे लगाइए। मैंने पापा को बुलाया एंड वो कह रहे हैं, उन्होंने मुझसे नहीं बात करी, विधु सर ने बोला मिस्टर शंकर आपकी बेटी हमारी फिल्म की लीडिंग लेडी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, मुझे लगता था कि सिर्फ आडवाणी जी ही फोन लगवाते हैं पापा को। वहीं से सीखा है, अडवाणी जी से सीखा पापा को। हाँ, इसके पापा को भी किया था, करेक्ट। हाँ, ये उन्हीं से सीखा हूँ, अडवाणी जी से। नहीं, दरअसल मैं आई अगेन गो बैक टू द बुक रेफरेंस। जी, जोड़ना चाहता हूँ मैं, ज़्यादा सब 1 मिनट लूँगा सिर्फ। ये जैसे सर ने बताया कि अगले दिन इनका खूबसूरत सा डेक है, स्टडी एरिया, नदी को देखता हुआ। मैंने बहुत काम किया है सर, मुझे 20 साल हो जाएंगे दिसंबर में प्रोफेशनली काम करते हुए। उस अगले दिन से जो मेरा 2.5 साल का सफ़र विनोद सर के साथ रहा है, बड़ा ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इनका काम करने का। हैं टफ हैं, टास्क मास्टर हैं, ही विल पुश यू टू द वॉल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। मेरी जो ग्रोथ हुई है ना पिछले 2.5 साल में इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, एक्टर जो होते हैं वो हमेशा अंत में आते हैं, राइटर्स लिख देते हैं, सारी टीम असेंबल हो जाती है, बड़ा एक्टरों के आसपास मजमा लगा रहता है, बड़ा चढ़ा के रखते हैं एक्टरों को। सर के यहाँ इतना डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि पहली बार मेरे जीवन में स्क्रिप्ट को लेके, कॉस्ट्यूम को लेके, दूसरे एक्टर्स के ऑडिशंस को लेके मुझे सर ने पर्सनली इन्वॉल्व किया है। पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, और ये मैं कहना चाहता हूँ सबके सामने कि जो एज अ पर्सन मेरी ग्रोथ हुई है, एज एन एक्टर तो चलो मेरे जीवन का हिस्सा है सिर्फ, एज अ पर्सन जो मेरी ग्रोथ हुई है इन 2.5 सालों में, वो 20 सालों में नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ यू। चूंकि पिताओं का जिक्र हो रहा था, ये विधु विनोद चोपड़ा की खासियत है कि वो एक बड़ा ज़रूरी काम करते हैं। वो काम ये है कि हम सब के पिताओं को बताना कि आपके बेटे या बेटी काबिल हैं। मुझे वो अभिजात जोशी वाला प्रसंग याद आ रहा है कि 1 करोड़ का चेक और बढ़ाओ और उनके पापा को बताओ कि देखो आपका लड़का लिख के इतना काबिल बन गया। सो थैंक यू। अंशुमन, व्हाट वाज योर ब्रीफ रिगार्डिंग माय सिलेक्शन, फिल्म में काम करने का तजुर्बा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने कई चेहरे देखे जो मेरे साथ में थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का। बहुत ही, जैसे विक्रांत भाई ने बताया, बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सर का, और बहुत ही ऐसा लगता है कि जब 8 साल हो गए, यहाँ पे 10 साल हो गए इनफैक्ट, इंडस्ट्री में आने की कोशिश, जद्दोजहद चल रही थी। काम थोड़ा बहुत किया वेब सीरीज़ में, लेकिन एक चीज़ होती है कि 70 mm जो होता है वो दिमाग में छपा होता है हर एक इंसान के, जो भी इस इंडस्ट्री में आता है चाहता है कि 70 mm पे उसका चेहरा दिखे, और प्रोमिनेंट कैरेक्टर के साथ दिखे, तो वो तो चाहत थी। फिर विधु विनोद चोपड़ा जी आ जाएंगे, ये तो मतलब आप समझ लीजिए कि ख्वाब पूरे होने जैसा है। तो ऑडिशन के लिए कॉल आया था, तो बड़ा कॉन्फिडेंस ये आ रहा था कि नहीं, कैरेक्टर समझ में आ गया तो ऑडिशन तो अच्छा दे दूंगा मैं। लेकिन जब जगह पे आता है इंसान, तो उसकी बुद्धि खुलती है उस जगह पे कि ऑडिशन दिया। अभी उस समय फ़ोन पे ऑडिशन चलने का था। सर ने देखा, एक दिन कॉल आता है जेसिका, और वो कहते हैं कि सर आपसे बात करेंगे। तो पहली बार जो होती है ना कि अंदर की हवा जहाँ रहती है वही रुक जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे साथ वैसा हो रहा था। मैं हाँ सर हाँ तू ऐसा कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था कुछ भी आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऑडिशन हुआ, बुलाया इन्होंने, और वो मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने क्या किया। मैं आज सच्चाई बताता हूँ, मुझे पहले ऑडिशन जो सर के सामने, वो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैंने क्या किया। हाव भाव पूरे अलग हो गए थे। लेकिन मेरे साथ एक बहुत अलग सा रहा सर का, पर्सनल प्रोफेशनल का एक ताना बाना, बहुत साथ में जद्दोजहद जो चल रही थी लाइफ की, वो साथ में सर ने मेरे साथ उस समय जिया है। मेरे को एक तरीके से बड़े मतलब पिता समान मेरे को एक तरीके से कई जगहों पे उन्होंने संभाला ऑडिशन के दौरान। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मेरा प्रोसेस मुझे सेलेक्ट किया जा रहा है या मुझे करवाया जा रहा है सर के थ्रू, ये मुझे नहीं समझ में आया। सर ने वैसे मुझे उस तरीके से ट्रीट किया, मेरे पर्सनल चीज़ों को शेयर किया और उसके साथ उनको कनेक्ट करके मुझे बताया।
फिर आई फाइनली सेलेक्ट हो गया, विक्रांत भाई के साथ मेरा ऑडिशन हुआ। उसके बाद सर ने मुझे सीधे वही जैसे कि गौरी नंदन कैसा है, तो वो दिन था कि हाँ आई रियलाइज़ कि हाँ फाइनली आई एम देयर। फिर शूट के दौरान फिर वही सारी चीज़ें कि जैसे विक्रांत भाई ने बताया कि एक कहीं ना कहीं जो होता है ना कि एक एक्टर चाहता है कि वो समझता है कि कुछ चीज़ें सीख ली हैं उसने और उस पेरिफेरी में वो फंस जाता है। सर उस पेरिफेरी को बड़ा करते हैं और समझ बहुत बनाते हैं। तो एक एक प्रोसेस, एक एक चीज़, एक एक दिन जो गुजरा वहाँ पे, 12 दिन का शूट किया मैंने, तो 12 दिन में मुझे लगा कि पिछले जो 10 सालों में सीखा है वो एक साथ जमा होके आया और उसके बाद कुछ नया समझ में आया जो मुझे पहले नहीं समझ में आ रहा था। कुछ चीज़ें जो मैंने तू कहते हैं ना कि समटाइम्स दिस इज द मीडियम ऑफ डायरेक्टर्स एंड आई अंडरस्टूड दैट थिंग समवेयर इन दैट दिस पर्टिकुलर फिल्म कि दिस इज कम्प्लीटली द मीडियम ऑफ डायरेक्टर्स, कि उनके सामने सरेंडर कर दो, तो सरेंडर बिफोर मास्टर्स। तो वो वाला मुद्दा रहा मेरे साथ कि सारा चीज़ सरेंडर करने के बाद आज जब फिल्म देख रहा था तो कल मैं और अनंत ये बात कर रहे थे कि कहीं कहीं बुद्धि जब अपने मकड़ी जाल में फंसाती है ना बाबू, तो उसको खोलने के लिए एक बहुत बड़ा हाथ चाहिए कि साफ कर सके। तो अपना फिलहाल थैंक यू सर। अनंत, क्या था आपका तजुर्बा? सर मेरा मतलब वही रेगुलर ऑडिशन दिया एक एजेंसी के थ्रू। ऑडिशन ज़्यादा आप शूट का बताइए, सब लोग अभी ऑडिशन बता रहे हैं। शूट हाँ नहीं सर, मैं एक दिलचस्प चीज़ बता रहा हूँ कि और वही कि सर का प्रोसेस लंबा होता है, विश्वास जीतने में थोड़ा टाइम लगता है सर के। तो मैं मिल रहा हूँ और मुझे गिनती से याद है, आई थिंक वो 9वां अटेम्प्ट था कि जब मैं ऑफिस जा रहा था और मैं सर के साथ सीन पढ़ रहा था। और तब भी वहाँ पे सीन के बारे में सर खुला बात करते हैं और वो बड़े खुश हो जाते हैं ज़रा सा अगर कुछ उन्हें क्लिक कर गया, और बहुत दुखी भी हो जाते हैं अगर नहीं क्लिक किया। तो मैं ये सब समझ रहा हूँ और फिर ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या मैं पांडे कर रहा हूँ वाकई में, क्या ये फिल्म हो रही है मेरे लिए। और मैं जाता जा रहा हूँ और मैं थोड़ा बॉम्बे का आउटस्कर्ट से रहता हूँ, तो मेरे लिए जाने का खर्चा अलग मतलब एक है, तो वो कहीं ना कहीं फिनेंशियली भी रहता है कि यार बजट भी, मतलब मैं लगातार जा रहा हूँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद मैंने सर की टीम को के थ्रू सर को पता चला कि मैं एक यूरोप की ट्रिप कर रहा हूँ काम की वजह से, तो मैं जा रहा हूँ। सर बड़े अपनत्व से आए और उन्होंने बोला और क्या लाएगा तू, मेरे लिए चॉकलेट वॉकलेट लेके आना। तो मैंने सर से ये बोल दिया, सर मेरे पास पैसे वैसे अब कुछ बचे नहीं है, मैं क्या लेके आऊँगा सर। तो कहते तू ही है पांडे, तू पांडे ही है। और उस दिन मुझे ज्ञात हो गया कि ठीक है, लगता है पांडे मैं ही कर रहा हूँ। तो वहाँ से लेके आई थिंक जो फिल्म में भी जो मैंने सर को फादर फिगर इसलिए भी माना क्योंकि जो पांडे का एंग्स्ट है अपने फादर से, वो मैं इनका सोच के ले आता हूँ कि उधर से जो आवाज़ आ रही है वो विनोद सर की डांटने की आ रही है और वो बड़ी ही एफर्टलेसली निकल जाता है। बट सर मतलब हर सीन में, मुझे याद है मेरा पहला सीन जो स्टेशन से जहाँ खुलता है, वो मेरी लाइफ का अभी तक का प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से हर महीने में बहुत बड़ा सीन था। और उस दिन बहुत से एक्स्ट्राज और बहुत से लोकल लोग वहाँ काम कर रहे थे, पर और सर की बहुत बड़ी टीम है, लेकिन मतलब वो मेरे लिए आंखें खुलने वाला एक मोमेंट था क्योंकि उस दिन सर एक बैकग्राउंड में खड़ा हुआ कोई पासिंग दे रहा, उसके पास भी जा जाके उसे पैशन के साथ चिल्ला के बोल रहे थे तू अच्छे से क्यों नहीं जा रही है। तो मेरे दिमाग में आया कि जो आदमी अपने बैकग्राउंड में चलते हुए आर्टिस्ट पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है, वो मतलब वो कितना इन्वेस्टेड है हर एक सीन को लेके। तो सर से मैंने एक चीज़ सीखी कि अपनी डिलीवरी में ऑनेस्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो हमेशा वो बोलते तेरी आंखों में नहीं आ रहा है, वो ऑनेस्टी मैंने सर से सीखी। और मैं हर जगह जिस जगह काम कर रहा हूँ या किसी और सेट में जा रहा हूँ, तो मैं वो बड़ा ही सर की ये आदत, ये बात मिस करता हूँ। और मैं जस्सी को हमेशा फ़ोन करके बोलता हूँ कि मुझे सर की याद आ रही है। तो अनुभव बहुत ही बेहतरीन। सर की खुराक की याद आ रही है। सर की खुराक की वो आदत पड़ गई, वो घर ये अंडरस्टैंडिंग जो सर ने सीन करते वक्त ही बताते थे सर की भाई बोल ले ऐसा, तो वो मुझे समझ में कि थोड़ा वो कन्विक्शन से कुछ नहीं तो ऐसे बोले। एंड सर बोलते थे कि पब्लिक ऐसे रिएक्शन देगी, और यहाँ पे 3-4 हम लोगों ने देख लिए हैं स्क्रीनिंग से, और उस मोमेंट्स पे सेम वैसा रिएक्शन सारी पब्लिक का आ रहा है। सो नतमस्तक हूँ इस मामले में कि किस तरीके से कंप्यूटर फीडेड इनकी चीज़ है कि वो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है रिएक्शन वाइज। तो हमारे लिए तो मेरी बुद्धि खुलने जैसा रहा है सर। इनका एक ऐड करूंगा जो इनका ना कि अपने पिता का मेरे कर रहे थे, जो टेलीफोन पे चिल्ला रहा है इसके ऊपर, जो इसका बाप, वो मेरी आवाज़ है। वो भी मैं ही चिल्लाया हूँ।
अब रियल लाइफ मनोज और श्रद्धा, दोस्तों के बारे में बात करना हमेशा बहुत मुश्किल होता है पब्लिक में, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप दोनों हमारे दोस्त हैं, परिवार हैं। जीवन तो आपका कमाल का है ही। अनुराग को शुक्रिया कि उन्होंने कलमबद्ध किया, विधु सर ने उसको पर्दे पर उतारा, विकास सर ने मुश्किल वक्त में मॉरल सपोर्ट दिया। पर आप लोग जब ये फिल्म देखते हैं, मैं 2 दफ़ा आपके साथ ये फिल्म देख चुका हूँ, फर्स्ट कट और ये, तो आप भी रोते हैं, हम लोग भी बगल में बैठ के रोते हैं। चलता क्या है दिमाग में वो सब देखते हुए? दादी, रिजल्ट, श्रद्धा का ये कहना कि साथ में चक्की पीस लेंगे, या विकास सर का कहना कि कोई बात नहीं, नहीं भी होगा चौथे अटेम्प्ट में भी तो गाड़ी पकड़ के मेरे पास आ जाना। नो, आई वांट श्रद्धा यू टू स्टार्ट प्लीज। आप बहुत देर बैकग्राउंड में रही हैं, अभी थोड़ा बोलिए। और श्रद्धा जोशी महाराष्ट्र की बहुत कमाल की और बहुत काबिल ऑफिसर हैं, और इस वक्त महाराष्ट्र टूरिज्म संभाल रही हैं, और जिस जिस विभाग में रही हैं वहां पर इनकी धाक रही है। जी। तो ये जो देखने का अनुभव है, एक्चुअली मैं अभी भी शैटर्ड हूँ, क्योंकि इसको पूरा देखना मूवी को, कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे साल सामने गुजर जाते हैं, और साल के एक एक पल सामने से गुजर जाता है, वो जो जर्नी है। और आई थिंक इन बच्चों के साथ देखना तो अद्भुत एक्सपीरियंस था, क्योंकि जहाँ वही फीलिंग जो ये फील कर रहे हैं, वही हम भी उसी समय इन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए रहते हैं जब वो देख रहे होते हैं। तो ये जर्नी बहुत ही कमाल की रही है। अनुराग जी ने जब उपन्यास लिखा और फिर ये यहाँ तक पहुँचा है, तो शुरू में जब विधु सर से मुलाकात हुई, तो पहली मुलाकात ही एक्चुअली मैंने तो ऐसा, जो मेरा इमेजिनेशन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। मुझे इतने मतलब जिस व्यक्ति को 40 इयर्स हो चुके हों, उस समय हम लोग बात करते थे कि 40 साल के लगभग हुए हैं काम करते हुए, तो मुझे लगता था कि कोई एजेड से व्यक्ति और एकदम इस तरह के व्यक्ति से मुलाकात, गंभीरता से बात करने वाले, नपे तुले। परिंदा जैसी मूवी है, एकलव्य जैसी मूवी जिन्होंने दी है, और इतनी इस तरह की, और सामने जब पहला सर से मुलाकात हुई तो आई वॉज टोटली शॉक्ड कि एकदम यंग एनर्जी से भरे हुए, मतलब जो सर ने बोला कि शायद सर ने वो ग्रो नहीं होने का जो संकल्प लिया हुआ है, तो एकदम वो एनर्जी। और जो सर के साथ डिस्कशन हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को शायद थोड़ा डर भी था जब मूवी की बात आ रही थी। मनोज की जो जर्नी रही है, मनोज की जो यात्रा रही, जिसमें कुछ नहीं पता था कि अगले महीने का खाने का क्या होने वाला है, पढ़ने का क्या होने वाला है, किराया कैसे देने वाले हैं, लेकिन सपना बड़ा साफ, एकदम क्लियर कि हाँ नहीं मैं कर ले जाऊंगा। वो विश्वास, वो जिद, वो बड़ी ज़बरदस्त। मतलब मनोज एक ऐसे व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि अगर साथ में रहें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनसे प्यार नहीं हो, उनके लिए सम्मान नहीं हो। तो ये जो फील्ड है मूवी का, कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता था कि क्या उस ईमानदारी से वो चीज़ पर्दे पर आ पाएगी क्या, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं मूवीज़ में कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग या स्पाइसिंग जनरली कर दी जाती है। पर विधु सर ने पहले दिन ही ये बात को कहा था कि उनकी खासियत है, उन्होंने अपने जीवन की कुछ किस्से बताए, फादर की कुछ बातें बताई, और जो भी बातें थी वो सिर्फ उसी ईमानदारी, उसी जिद और उसी लड़ाई को लेकर के थी। और मुझे ऐसा लगा कि सर की सबसे बड़ी ताकत है ना कहने की ताकत, और वो जो ताकत है कि नहीं ये नहीं करना है, ये करना है, मतलब इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है, और उस ईमानदारी से उतनी अच्छे तरीके से, और मतलब इससे इतना तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता इस तरीके से कि ऐसे चीज़ें आ सकती हैं। और सर आपने जो किया है, मुझे लगता है यहाँ के हर ये जो इस समय जो बैठे हुए लोग हैं, सभी की कहानी है इसमें। कई मनोज मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं उस तरीके से, और ये कितना बड़ी चीज़ ये हुई है और क्या हम लोगों को मिला है। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू सर। विकास सर के बस उसमें आने से हम लोग बड़े सुकून में थे। जैसे सबने कहा, जब सबको डांट पड़ती थी तो हमने कभी कुछ बोला नहीं। हम दोनों ने तय किया था कि हम लोग जो भी सर बोलते थे यस सर के अलावा हमने कभी ये तय किया कि कुछ किया कहेंगे नहीं बीच में। और विकास सर के आने से हम लोग बहुत सुकून में थे कि हाँ जो भी रहेगा वो थ्रू सर सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व। मेधा आपसे मिली थी शूट के दौरान या कभी? हाँ, काफ़ी बार हम लोग साथ में बैठे और
मेधा का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो सर ने पता नहीं कैसे ये जो कास्ट सेलेक्ट की है, वो अद्भुत सिलेक्शन है। हम लोग कई बार जब बैठ के बातें करते थे तो हमारी सोचने की डायरेक्शन, हमारे मतलब किसी भी विषय पर हमारा कंक्लूजन, हमारा बात करने का तरीका, सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा मिलता है। और मेधा ने जिस तरीके से वो किया है, थैंक यू सो मच मेधा, थैंक यू सो मच। हाँ, इस बात की साखी तो मैं भी दे सकता हूँ, क्योंकि हम लोग आपको जानते हैं और फिर हम पर्दे पर विक्रांत और मेधा को देख रहे थे, तो हमें मतलब मैनरिज्म, द वे ही रन्स, कि तुमने कहा कि मैं कह दूंगी तो तुम दुनिया बदल दोगे, तो वो, और जब वो चंबल में चल रहा है, वहाँ पे टेम्पो पे चल रहा है, लड़ रहा है, बहुत बहुत कमाल का काम किया है सर। 30 सेकंड्स में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर। किसी भी कहानी को बताने के 1000 तरीके हो सकते हैं। जब पूरा प्रोसेस हमारा चल रहा था कि ये कैसे करेंगे, जब सर मुझे बता रहे थे शूट के भी पहले, प्रेप के टाइम पे, एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, जो मनोज सर और श्रद्धा मैम की लाइफ रही है, उसको जस्टिस देने के लिए इन्होंने इतने कठिन डिसीजंस लिए हैं, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए पैसा लगता है, बहुत चीज़ें लगती हैं, प्रेशर भी होता है। जो ना कहने वाली बात कही है श्रद्धा मैम ने, वो इतनी कमाल की है कि इन्होंने कहा कि कुछ भी हो, लोग मेरी फिल्म को पॉपुलर, भले ही मेरी फिल्म ना बने, गाने ना हो, कोई स्टार ना हो इसमें, इस फिल्म को, इस कहानी को मैं ऐसे ही बताऊंगा, इसको मैं वैसे ही जस्टिस दूंगा, चाहे इसको लोग देखें या ना देखें। ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी और बहुत गट्स लगते हैं करने के लिए। ही चोज टू टेक द पाथ दैट इज नेवर टेकन, और इन्होंने, ही स्टक टू दैट, और उसका नतीजा आज आपके सामने है सर। मनोज शर्मा जी, चंबल का बालक, 12वीं फेल, 2004 बैच आईपीएस अफसर, श्रद्धा जोशी जी के पति। ये भी एक बड़ा एग्ज़ाम है जो आपने क्वालिफाई किया, इसकी भी बधाई। और बहुत बहुत कमाल के दोस्त और बहुत सहज, है ना। आपके लिए तो ये बिल्कुल एक परी कथा सा होगा। आप जवाब दें उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक मनोज शर्मा की कहानी नहीं है, है ना। आपके ज़रिए ये कहानी लोगों तक पहुँच रही है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले कई बरसों और दशकों में बहुत सारे लोग, जैसा आप जीवन जी रहे हैं, जैसा किताब में आया, जैसा पर्दे पर दिखाया गया, उससे आइडेंटिफाई करेंगे, और जो उनके अपने अंधेरे होंगे कि वो किसी आटा चक्की में जूझ रहे हैं अपनी मुश्किलों से, अचानक से उनका पिता आ जाता है, और वो कितना मार्मिक दृश्य है जिसमें पिता कमज़ोर पड़ रहा है कि हम बेच लेंगे नकली बीज, और तब बेटा पिता बन रहा है और संभाल रहा है। सो थैंक यू सो मच what you have done in your life and for your conviction. आप बताइए। थैंक यू सौरभ। श्रद्धा ने जो अभी बात कही, एक दिन विदुर चपड़ा जी का फ़ोन आया कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा सर मैं कुछ काम में हूँ ऑफिस में, तुम आते हो। मैंने कहा सर थोड़ा गड़बड़ ये है कि वाइफ का बर्थ आज जो है हमारा एनिवर्सरी है, हम दोनों कहीं जाने वाले हैं शाम को। बोले तो यहीं आ जाए, यहीं मनाएंगे। जैसा विकास सर ने कहा कि वो बताते हैं कि ये करो। yes, yes. मैंने श्रद्धा से कहा कि श्रद्धा एनिवर्सरी मनाने का इससे बड़ा और कोई मौका नहीं हो सकता। विदुर विनोद चोपड़ा खुद अपनी छत पे हमारा एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं। श्रद्धा ने कहा मैं आ रही हूँ। हम लोग ऊपर गए छत पे, इनके लिफ्ट के माध्यम से, फिर जीने कुछ ऊपर चढ़े, और जब हम ऊपर गए तो हमने देखा कि कुछ मोमबत्तियाँ लगी हैं, कुछ लाइट लगी हुई हैं, टेबल कुर्सी रखी हुई है, और लोग लगे हुए हैं लाने के लिए, कुछ खाने के लिए। तो मैंने कहा सर ये तैयारी किसके लिए? मुझे लगा कुछ कर रहे हैं। बोले तुम्हारा वाइफ का तुम्हारा एनिवर्सरी मनाना है यार। और उस दिन हम लोग बहुत देर बैठे। मैं, अनुराग, श्रद्धा को, तीनों को हाथ पकड़ के एकदम नीचे वाले रूम में ले गए। सर का एक नीचे वाला रूम है एकदम, जहाँ पर के कोई आ नहीं सकता सर की परमिशन के बिना। और हम तीनों को उन्होंने बोला कि देख भाई, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये कहानी मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ,
पर मैं मूडी आदमी हूँ। मैं काम करते करते हो सकता है कि बहुत अच्छा मज़ा आ जाए और हो सकता है कि मुझे लगे यार फालतू टाइम खराब कर रहा हूँ। तो अगर अच्छा लग गया तो मैं करूँगा, और नहीं अच्छा लगा तो तेरे को जितना स्क्रिप्ट में काम किया सब वापस कर दूंगा, ले जाना अपनी। मैंने कहा यार इतना क्लियर आदमी कोई देखा ही नहीं आज तक। फिर हम तीनों लोग ये बोले कि सर जो करना है करो, क्योंकि हमको पता था इससे बड़ा जादूगर कोई है भी नहीं। जो जादू 3 इडियट में हमने देखा था, पीके में देखा था, परिंदा में देखा था, और जितनी भी सर की मूवीज़ हैं, 1942 लव स्टोरी तब आई थी जब हम लोग मतलब प्यार करना जानते भी नहीं थे। तो उस कहानी के साथ में, जैसे विक्रांत ने कहा, ऐसा न्याय किया सर ने, इतना न्याय किया। कभी कभी मुझे पता नहीं सर, लगता है कि विक्रांत की और मेरी पर्सनैलिटी सच में एक जैसी है, कि बस थॉट हमारा एक जैसे ही है। अभी विक्रांत ने जो बोला ना कि डेमोक्रेटिक तरीका, बाप रे, मैं सोच भी नहीं सकता। हमारे यहाँ प्रशासन में सिर्फ आदेश चलते हैं, इनके यहाँ पे तो ऐसा होता था कि तू भी बैठ, तू भी बैठ, तू भी बैठ, सब। ऐसा डेमोक्रेटिक तरीका है इनके यहाँ काम करने का कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ टेलर दिखाने थे, सबको बोला पेन लो, कागज़ लो, सब नंबर दो अपने। मतलब हर एक आदमी की बात सुनते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि विदु चोपड़ा जी ने मुझे, श्रद्धा को, अनुराग को, हम तीनों को परिवार का हिस्सा बना लिया उसी दिन, 4 साल से, 4.5 साल से बल्कि। और उन्होंने ये किया कि हर चीज़ में हमको शामिल किया, हर चीज़ में, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो यहाँ तक के जो ऑडिशंस होते थे उनमें भी हमको शामिल किया। यहाँ तक कि कुछ भी होता था, अच्छा जब भी कुछ भी उनके घर में, उनके यहाँ पे कुछ भी हुआ, आ जाओ बैठते हैं। और इतना ज़्यादा हम लोग पिछले 4 साल में इस पूरी प्रोसेस में जुड़े हुए। बीच में कोरोना आया, और जब कोरोना आया तो तुमको पता है पूरी दुनिया हिल गई थी। और उस समय में हम लोग तो परेशान थे अपनी अपनी चीज़ों में, और इनका फ़ोन आता था, अरे यार आज क्या सीन लिखा है यार। मैंने कहा कोरोना है यार। अच्छा, गलती से इन्होंने मुझे अपनी उम्र बता दी थी। मैंने कहा यार ये आदमी डर नहीं रहा है कोरोना से। तो मैं, अनुराग और श्रद्धा, हम तीनों बात करते थे कि यार भाई ये कोरोना में तो, अच्छा मुझे कोरोना हुआ बीच में, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया, मेरा एक फ्लैट है, वहाँ चले जाओ, तुम अकेले छोड़ दो सबको, घर वालों को छोड़ दो, वहाँ रहो। मैंने कहा सर अकेले में तो मैं वैसे ही मर जाऊँगा डर के मारे। फिर एक बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें मुझे लगा कि हम अंदर तक हिल गए थे। सर एक बंदे से बहुत प्यार करते हैं, सर का एक भाई है वीर, जो सर ने डेडिकेट किया है मूवी को। उनकी उस कोरोना के सेकेंड और उसके बाद के दौर में अचानक से स्वर्गवास हुआ। और सर बहुत प्यार करते थे उससे, और उस समय हमको ऐसा लगा कि बंदा टूटने वाला है, और हमने ये मान लिया था कि ये प्रोजेक्ट कम से कम 3-4 साल पीछे जाएगा, क्योंकि हमको पता था कि सर कितना प्यार करते हैं उनसे। पर मैं सच में हेड्स ऑफ बोलता हूँ उस बंदे को, मुझे लगता है कि 10वें या 15वें दिन इन्होंने फ़ोन किया कि यार सुनो, वो वाला जो सीन था उसको काट दिया है मैंने, बकवास कर था वो, ऐसा कर रहा हूँ मैं, वैसा कर रहा हूँ। और अनुराग बोलता है कि यार वो आदमी क्या है, लोहे का बना है, क्या का बना है यार। तो एक बेहतरीन व्यक्ति के हाथों में हमारा ये किताब था। और जैसा कि सौरभ ने बोला कि ये सच में एक मनोज की कहानी थी ही नहीं, और इसीलिए सर को इतना टच की कि यार ये हम जितने भी लोग हैं, सबके माँ के साथ संबंध, सबके बाप के साथ संबंध, सबके प्रेमिका के साथ संबंध, हमारी जद्दोजहद, हर आदमी संघर्ष कर रहा है ना दुनिया में। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जिनके पास पैसा नहीं है उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, हर जगह संघर्ष करना पड़ रहा है। मुझे याद है कि सर बार बार बोलते थे कि यार इस देश में संघर्ष ही तो मेन है, संघर्ष तो दुनिया की चीज़ है, इसको हमको ऊपर लेके आना है। मैं बोलता था कि लेकिन इतने बड़े बड़े लोग मूवी बनाते हैं, इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, बोले ये न्यू को तो दिखाना है मुझे कि एकदम साफ सुथरी बेहतरीन ऐसी कहानी पे मैं काम करना चाहता हूँ जो ऑनेस्टी को लेकर चल रही हो। और मुझे बार बार बोलते थे भाई तू हमेशा ऑनेस्ट है ना। अब फिल्म बन गई है। हाँ, मैं कहता सर आप बिल्कुल इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मेरे जीवन में मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने अपनी ओथ को अपने पीछे लटकाया हुआ है। जब से सिलेक्शन से लेकर आज तक मैंने कभी भी एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें मुझे लगे कि मैंने अपनी ओथ को अलग किया है।
हमारे लिए इससे ज़्यादा और खुशी तब हुई जब सर ने एक दिन बोला कि यार अनुराग ने कुछ वीडियो भेजे हैं, एक कोई टीचर है तुम्हारा, तुम्हारे साथ में तुमको पढ़ाया है, बड़ा अच्छा बोलता है, ज़रा उससे बात करवाओ एक दिन। मैंने सर को फ़ोन किया कि सर विद्वान चोपड़ा बात करना चाहते हैं। सर ने कहा यार कर लूँगा, बहुत बढ़िया, बड़ा आदमी है वो तो। फिर वो हुआ टाइमिंग का दिक्कत। अरे मैंने कहा ये गुस्सा हो जाएंगे, टाइम नहीं करेंगे फिर बाद में। फिर मैंने एक बीच में कॉल करवाया, वीडियो वो वाला कॉन्फ्रेंस कॉल, और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे ही कट करके दोनों आपस में बात करना शुरू कर दिया। और उसके बाद विकास सर जुड़ गए। तो मैं श्रद्धा अनुराग बहुत खुश थे कि हम तीनों सर के स्टूडेंट हैं। हमने वो दिन देखे हैं जो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा। तरुणा मैडम यहाँ हैं। हमने वो दिन देखे हैं जब सर ने दृष्टि शुरू की थी, एकदम शुरू की थी। और सर एक मुखर्जी नगर के एक छोटे से नीचे के तलहटी में सर पढ़ाते थे और वहाँ हम पढ़ते थे। और वो तलहटे में सर मुझे लगता है स्टार्ट कर ही रहे थे अपना पढ़ाने का सिस्टम। और साथ में ये भी दिक्कत थी कि सर के अटेम्प्ट भी बचे हुए थे, देना है कि नहीं देना है, सब चल रहा था। और उस दौर में सर ने एक बहुत लंबी क्लास ली। वो क्लास सर बड़ी ऐतिहासिक थी क्योंकि 11 सितंबर, हाँ 9/11 हुआ था उस रात को। मैं श्रद्धा और क्लास में थे। मुझे वापस जाना था क्योंकि पैसा ख़त्म हो गया था दिल्ली में। और वापस जाने के लिए मैं अनुराग पैकिंग कर रहे थे, लेकिन रात भर की क्लास चलनी थी, सुबह जाना था। उस रात को मैंने तय किया था कि श्रद्धा को कुछ बोल के जाऊंगा, या कुछ भी हो जाए। हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन सर ने रात भर की क्लास रखी। और रात भर की क्लास में मैडम ने पहरा लगाया, सारी लड़कियों को अंदर लगे गई, बातें नहीं करने दी किसी भी हालत में। चाय भी अंदर मैडम ही पहुंचा रही थी। तो वो सारी यादें थी। सर के आने से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। मुझे लगता है कि ये जो स्टेज है आज, वो बड़ी बड़ी बेहतरीन स्टेज है। इससे बड़ी स्टेज अब कभी नहीं मिलेगी लाइफ में बोलने के लिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर मेरे जीवन, पर्सनल जीवन से संबंधित इतने सारे लोग हैं। अनुराग पाठक, जिन्होंने कि मुझे जीवन में तब साथ दिया जब मेरा कोई नहीं था, जब मैं गांव से आया था। अनुराग पाठक के घर से पैसे आते थे और वो पर्स मेरे जेब में रहता था। और हमारी लड़ाई होती थी कि मैं उसको 8 रुपये चाउमीन के लिए देता नहीं था, खाने के लिए। चाउमीन खत्म हो जाएगी, ये लड़ता था, यार पैसे मेरे तू देता ही नहीं है। तो अनुराग पाठक आज स्टेज पे हैं, जिन्होंने उपन्यास लिखा। विकास सर, जिन्होंने दिल्ली में मुझे उस समय साथ दिया जब कहीं कुछ नहीं था। सर ने क्या क्या किया है मेरे लिए मैं बताऊंगा तो बड़ी लंबी कहानी होगी। मैं एक ही बात बोलता हूं कि जब भी मैं सर से मिलता था, जब संघर्ष के दिनों में, और सर से मिल के वापस आता था, तो मैं श्रद्धा को बोलता था कि यार इस आदमी में क्या ऐसा जादू है कि ये ताकत कहाँ से भर देता है। और मैं फिर लगातार 2 महीने तक मुझे लगता था कि ताकत बनी हुई है। श्रद्धा, जिसके बिना जीवन का कल्पना ही नहीं कर सकता मैं। श्रद्धा ने पूरा जीवन मुझ पे लगाया है और आज भी लगा रही है, आज भी लगातार साथ में है। और इस तरह से साथ में है कि आज भी हम लोग पति पत्नी कम और फ्रेंड ज़्यादा हैं, दोस्त ज़्यादा हैं। विक्रांत की तो बात ही अलग है। मुझे कभी सोचा भी नहीं था मैंने कभी कि विक्रांत मतलब इस तरह से रोल को कर सकता है। मैं हमेशा सोचता था कि अंदर की चीज़ कैसे बाहर आएगी, यार ये कैसे महसूस कर सकता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अभी हम लोग मूवी देखते हैं तो मैं हर बार रोता हूँ और हर बार विक्रांत मुझे बोलता है मुझे पता है आप क्यों रो रहे हैं। तो विक्रांत ने गजब किया है, मुझे लगता है जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुका है विक्रांत हमारे। और एक मित्र के नाते सौरभ तो हमेशा साथ में रहे हैं, हमेशा दुख में सुख में। सौरभ द्विवेदी एक ऐसा आदमी है जिसने पूरी जर्नलिज्म को आभिजात्य से वापस लेके आया है। हिंदी बेल्ट को उन्होंने बड़ा नाम दिया है। एक और आदमी जो पिछले 4-4.5 साल से हमारे जीवन में आया है और उसने हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया है, वो है विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा का जो हाथ लगा है हमारी ज़िंदगी में, आप यकीन मानिए कि उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरणा दे दी है, लाखों लोगों को। और ऐसा होता नहीं, जनरली होता ही नहीं है, क्योंकि मैं बॉलीवुड देख रहा हूँ ना, मैं वहीं मुंबई में हूँ। ऐसा वक्त मतलब बनता ही नहीं है जिस आदमी को अंदर ईमानदारी ऐसी कूट कूट के भरी हो, सच्चाई ऐसी कूट कूट के भरी हो। विधु विनोद चोपड़ा जी ने जो ये मूवी बनाई है, ये मूवी नीचे उन्होंने लिखा है
कि उन मुट्ठी भर लोगों के लिए, उन ऑफिसरों के लिए जो अभी भी अपने ज़मीर को जिंदा करके ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ा ट्रिब्यूट हमारे ऑफिसर्स को की जो कौम है उसको कोई नहीं दे सकता। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मनोज, थैंक यू सो मच। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। वन लास्ट क्वेश्चन, आपने फिल्म वीर को डेडिकेट की है और मैं जब भी उनका जिक्र सुनता हूँ तो मुझे डॉल्फिन मोमेंट्स याद आते हैं और मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत सारे लोगों के लिए वो डॉल्फिन मोमेंट होगा कि उनकी ज़िंदगी में आस्था बनी रहे, आस्था के साथ उत्साह बना रहे, बिकॉज दिस फिल्म गिव्स यू होप। ठीक हो जाएगा, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। एंड जैसे मनोज का किरदार कहता है इंटरव्यू में कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो पढ़ाऊँगा जाके, पर अपने तय कोशिश करता रहूँगा। द करेज ऑफ सेइंग, जिससे जो कहना है, एंड द करेज ऑफ बिलीविंग, और मेहनत, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है, और फिर इन सब के ऊपर वो होप, और उस होप में वो खुशी की चमक जिसको आप डॉल्फिन मोमेंट कहते हैं। प्लीज टेल अस अबाउट इट। सी ये डॉल्फिन मोमेंट मेरे और वीर के इन द बुक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो वीर मालदीव्स में रहता था, मालदीव में उनका रिसोर्ट है, तो वो कहीं जा रहा था तो मैं और अभिजात बैठे थे, तो उसका फ़ोन आया। वो बहुत चिल्ला रहा है कि डॉल्फिन हैं, मैं डॉल्फिन देख रहा हूँ। तो मैंने कहा कैसी लग रही हैं, तो उसने सब बताया, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो जब बात ख़त्म हुई तो अभिजात जोशी ने कहा कि दिस इज़ अ डॉल्फिन मोमेंट, दैट मीन्स वी शेयर आर जॉयज एंड सॉरोज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स with our friends and family. So that became in the book a dolphin moment. और एक बात मैं अंत में कहूँगा, समय कम है लेकिन ये बात कहना ज़रूरी है कि जब ये मनोज कह रहा था कि वीर जो है वो चले गए, तो मैं बहुत टूट गया था, और आज भी मैं जब उसको याद करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। लेकिन हफ्ते 10 दिन में ये जो वर्ड रीस्टार्ट मैंने किया है, लिखा है, ये मेरे जहन में आ रहा था, और मैंने कहा कि ज़िंदगी में जितना बड़ा भी धक्का लगे, हमारा धर्म है रीस्टार्ट करना। ये डॉल्फिन मोमेंट पर एक बड़ा अच्छा सा संस्मरण है छोटा सा सौरभ के बारे में। सौरभ और मैं अप्रैल फर्स्ट वीक में अमेरिका में मिशिगन यूनिवर्सिटी गए हुए थे एक सेमिनार के लिए, हम दोनों स्पीकर से वहाँ। तो सुबह सुबह 7 बजे हमने डिसाइड किया कि नाश्ता करने चलेंगे बाहर कहीं। याद है सौरभ कुछ तो हम एक रेस्टोरेंट में गए नाश्ता करने। तो वहाँ की अंग्रेजी अलग तरह की होती है, उसको समझाना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि हमें क्या खाना है, और भारत के बाहर शाकाहारी भोजन ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। और ये इतने जिंदा दिल आदमी है कि जब साथ होते हैं तो सारी जिम्मेदारी नहीं की होती है। मैं तो बैठ जाता था शार्ट से, खुद ही बोल के ले आते थे कुछ कुछ करके। तो वहाँ एक अमेरिकन लड़के से बात चल रही थी जो काउंटर के उस तरफ थी कि ऐसा कुछ चाहिए, वेज में चाहिए, वी वांट समथिंग इन वेजिटेरियन, ऐसे ऐसे करके। काफ़ी इंग्लिश बोलने के बाद हम लोगों ने अचानक वो बोली, आप दिल्ली से हो? तो सौरभ की बत्ती जली अचानक, और ऐसे ही हंसा वहाँ पर जोर जोर से, और फिर पूछा तुम कहाँ से हो? बोली मैं लाहौर से हूँ। और फिर सौरभ ने उसको भी बताया कि डॉल्फिन मोमेंट क्या होता है, सर का नाम लेके, कि हमारे एक सर है वो भी जानते थे कि डॉल्फिन मोमेंट यही होता है, ये हमारा हुआ। वो इतना कमाल का था ना कि आप प्रदेश में भयानक ठंड है, यू आर लुकिंग फॉर अ कॉफी एंड अ ब्रेड, और आप एक लड़की से बात करो, आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो हिंदुस्तानी ज़बान समझती होगी, उसका पहनावा, उसका डिक्शन, सब कुछ वैसा, और अचानक से वो हिंदी बोलने लगे, हिंदुस्तानी। और फिर जैसे हिंदुस्तानी बोले तो आपका दिमाग किक इन करता है कि अच्छा इंडिया से ही होगी, हिंदुस्तानी बोल रही है। तो आप कहाँ से हो? शी सेज मैं लाहौर से हूँ। एंड देन शी नरेट्स हर फैमिली हिस्ट्री। तो मैं जब भी जिंदगी में किसी भी दिन कोई भी चमकदार पल होता है, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, मेरी एक दोस्त कश्मीर में घूम रही थी, तो वो बहुत खुश थी। मैंने कहा बताओ फिर तुम्हारा डॉल्फिन मोमेंट क्या है? सो इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर डिक्शनरी नाउ। Now we should stop, but there's one dolphin funny moment I have to share. मैं एक बहुत सस्ते क्रूज में गया था, तो बहुत ही सस्ता क्रूज था, तो वहाँ वो फ्री ड्रिंक की लाइन लगी हुई थी, लगे धक्के खा रहे थे लोग, और सब ये और मैं यहाँ दूर से चिल्ला रहा था, और मैंने देखा कि हिंदुस्तान, तो मैं जोर से चिल्ला रहा था, यार मैंने कब से बोला मैं ड्रिंक दे यार, अरे दे रहा हूँ यार, इतना हो रहा चिल्लम चिल्ली। और मैंने कहा देता क्यों नहीं? कहता क्या इतने लोग खड़े, किस किस को दूं? तेरे को दूं, पहले तेरे को दूं। फिर कहता है विदु विनोद चोपड़ा।
कहते हैं सर आप क्या कर रहे हो इधर? On that happy note, I think we should call it. Please give a big hand for Restart Movement for 12th Fail. कमाल के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कमाल के राइटर, बहुत अच्छी एक्टिंग करने वाले विक्रांत, मेधा, मनोज, श्रद्धा, अनंत और अंशुमन, बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू सो मच। अब ये फिल्म आपके हवाले है।